ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी, दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं अगर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की हम बात करें तो एक तो क्षेत्र है शिक्षा का और दूसरा टेक्नोलॉजी का फील्ड है, और ख़ासकर आजकल तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी और शिक्षा की हम बात करें तो कैसे दोनों देश अभी तक जो कुछ भी कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं अभी आगे? देखिए, बहुत बड़ा आपने अच्छा सवाल किया कि यदि हम एजुकेशन की बात करें तो ECFTA की बात करूं, उसमें एक कैप लगा था भारतीय छात्रों को वहां पर वर्किंग आवर्स का, वो कैप को रिमूव किया गया और पोस्ट स्टडी के बाद भी उनको वहां पर रहने के लिए टाइम लिमिट बढ़ाया गया। दैट मीन्स इसी तरीके के जब देखिए, जब बायलैटरल रिलेशंस हमारे अच्छे होते हैं, दोनों कंट्री एक वार्म अप जोन में आते हैं, तो इस तरीके के जो कल्चरल एक्सपेंस, मैं इसको कल्चरल पार्टी से कहता हूँ क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक पीपल टू पीपल टाइज का, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन का। एक बड़ा डायस्पोरा जब एजुकेशन के माध्यम से वहाँ जाता है तो एक कल्चरल एक्सपेंशन होता है और एक्सपोर्ट होता है कल्चरल। तो मुझे लगता है कि और न्यूजीलैंड पर, चूंकि मैं भी एजुकेशन हायर एजुकेशन फील्ड से आता हूँ, बहुत से हमारे फ्रेंड्स और बहुत से हमारे स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर PhD कर रहे हैं, तो बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड का क्या सीन है। और वहाँ पर भारतीयों जो इंडियन स्टूडेंट्स जब जाते हैं, यदि उनको किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं फील होता है, उनको लगता है कि यहाँ का जो इकोसिस्टम उनके लिए कंडीसिव है, तो ये भी एक वार्म अप करता है। वो एक एसेट कल्चरल कैपिटल लेकर आते हैं कंट्री में। और यहाँ से एक जो मोबिलिटी, आप देखिए, आप पिछले 2 सालों से आप गौर कीजिए, मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा रूस का। जब नवंबर में राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर आए थे तो सबसे बड़ा जो पैक्ट हुआ था वो मोबिलिटी का हुआ था जी। तो आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की किसी भी विजिट को देखेंगे, उस विजिट में जब विजिट में कोई एक बड़ा फैक्टर देखेंगे वो होगा मोबिलिटी का जी। और स्किल्ड लेबर की बात करेंगे, मोबिलिटी की बात करेंगे, और हमने देखा डायस्पोरा तो उनका टॉप प्रायोरिटी में रहता है। तो एजुकेशन इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हमारे कितने स्टूडेंट्स वहाँ हैं, न्यूमेरिक नहीं है, बल्कि ये भी है कि उन जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं वो कितने सहज हैं, कितने उनको कह सकते हैं कि वहाँ का इकोसिस्टम कितना उनको फैसिलिटेट करता है हायर एजुकेशन के लिए। और इसके बाद वो वहाँ की सरकार भारत के छात्रों की और क्या क्या बेनिफिट्स दे सकती है। मुझे लगता है कि अभी आने वाली जो मीटिंग होगी तो और इस बात पर चर्चा जरूर होगी कि किस प्रकार से मोबिलिटी फैक्टर को आगे बढ़ाया जाए ताकि दोनों कंट्री का जो कल्चरल इंटरेक्शंस और बढ़े और इंडियन डायस्पोरा वहाँ जाए, न्यूजीलैंड के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, एक्सचेंज प्रोग्राम हो। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, अभी इंडोनेशिया पर एक क्या हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि हमारा जो IIM बेंगलोर है उसका एक कैंपस खुलेगा वहां पर इंडोनेशिया में। तो इसी तरीके का मुझे उम्मीद है कुछ ऐसे ही 2020 में IIT दिल्ली में न्यूजीलैंड सेंटर के लिए 2020 में एक समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच में, जिसमें IIT दिल्ली में एक न्यूजीलैंड सेंटर उस वक्त पे खोला गया था जी। और अब क्योंकि हम एडवांस टेक्नोलॉजी की आजकल बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि काफ़ी देशों में आपसी जो सहयोग है एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर के बढ़ रहा है, तो ऐसे में न्यूजीलैंड के साथ अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो इस सहयोग को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, यदि मुझे लगता है जब टेक्नोलॉजी के फ्रंट में हम बात करते हैं तो ये DPI मॉडल तो हम बार बार कह चुके हैं कि ये ग्लोबल साउथ कंट्री के लिए भारत एक टेम्पलेट दे चुका है। लेकिन जब हम ऐसे एडवांस कंट्री पर जाते हैं, जैसे न्यूजीलैंड को हम मानते हैं कि बहुत एडवांस कंट्री, न्यूजीलैंड की वही पोजिशनिंग है जो कह सकते हैं कि नॉर्थ यूरोपियन कंट्री की रहे, जैसे स्लोवाकिया है, ग्रीनलैंड है, ये उस तरीके का मैच करता है इनका इंडेक्स, कह सकते हैं जो सोशल इंडेक्स है। तो टेक्नोलॉजी में ऑफ कोर्स ये कंट्री बहुत टॉप में है। करप्शन आप देखेंगे दुनिया का सबसे लोएस्ट करप्शन न्यूजीलैंड में देखा जाता है। तो एक इकोसिस्टम मैटर करता है जब उस कंट्री का डेमोक्रेसी के मामले में देखिए, ह्यूमन राइट्स के मामले में देखिए कि न्यूजीलैंड बहुत टॉप पे रहता है। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं तो वो DPI मॉडल को जरूर देखते हैं। और मैं तो कहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा UPI लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक इसी सवाल को हम थोड़ा सा सिंघल साहब के साथ सामने भी रखना चाहेंगे। सिंघल साहब, अगर शिक्षा और एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको क्या कुछ लगता है, किस तरह से दोनों देश और आगे बढ़ सकते हैं इन दोनों क्षेत्रों में? देखिए, जो जहाँ तक इस बात का सवाल है, इस क्षेत्रों का सवाल है, ये दोनों ही क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं
और अगर मैं अब जहाँ थोड़ा एफटीए के बारे में जैसे बात अभी करी जा रही है, तो उसमें एक बहुत बड़ा इसमें क्लू है जब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, कि जिस तरह से इंडियन स्टूडेंट्स को एनकरेज करा जा रहा है न्यूजीलैंड के द्वारा, उन्होंने 1000 स्टूडेंट्स को अलाउ किया है कि वो लॉन्ग टर्म वीजा पे वहां पर रहें, स्टे करें, और भारत पहले से ही वहां पर भारतीयों की, जब मैं बात कर रहे हैं भारतीय इंडियन डायस्पोरा की, वो ऑलरेडी जितने भी वहाँ के एडवांस सेक्टर हैं उसमें उन क्षेत्रों में भारतीय काम करते हैं, तो ऑलरेडी हमारा जो इको सिस्टम है ऑलरेडी वहां पर एक तरीके से है। और जब अब हम बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड भारत में $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा आगे आने वाले समय में, तो वो जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो किन क्षेत्रों में होगी? उन क्षेत्रों में होगी जहां पर भारत को फायदा होगा या न्यूजीलैंड को फायदा होगा। तो उसमें एजुकेशन और एडवांस जो टेक्नोलॉजीज एरिया है, जो न्यू एरियाज है, उनके क्षेत्रों में मेरे विचार से क्योंकि फोकस रहेगा, क्योंकि जब तक हम स्टूडेंट लेवल पे हम कॉपरेट नहीं करें, एक दूसरे के साथ में हम एक्सचेंज नहीं करें, हम आपस के जो हमारा डेवलपमेंट जो बातचीत हम कर रहे हैं उसको बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो ये फोकस जो है आगे जिसको अभी जो हम बात करने वाले हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, फूड में हो, रिन्यूएबल एनर्जीज में हो, या डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में अभी बात हो रही थी, वो क्षेत्र हैं जो कि मेरे ख्याल से जो फोकस रहेंगे, और उन्हीं के बारे में मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट भी कुछ होने होंगे जरूर उसके बारे में, ताकि जो है भारत और न्यूजीलैंड जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है, और भारत जो है न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि न्यूजीलैंड की इकोनॉमी अल्टीमेटली और जो पॉपुलेशन है बहुत छोटा नंबर है, तो वो मार्केट ढूंढ रहे हैं। तो जो उनकी एडवांस टेक्नोलॉजीज है वो भारत उनको एब्जॉर्ब कर सकता है और उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रदान कर सकता है। तो इसलिए न्यूजीलैंड और भारत की जो बातचीत हो रही है इन क्षेत्रों में, ये सबसे ज्यादा आगे बढ़ के आने वाले हैं। ऑलरेडी न्यूजीलैंड डेस्क भारत में बना दी गई है, जो इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में काम करेगी, ताकि जो कंपनीज वहां से आना चाहती हैं उनको जो है सुविधा मिल सके, आसानी के साथ में उनको एंट्री बन ले, उनको जो प्रॉब्लम हो रही है उनको हम हल कर सकें। इसीलिए जो है हम जो बात कर रहे हैं, जो रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं डिग्री कि जो भारत में डिग्री दी जाए और न्यूजीलैंड में डिग्री दी जाए, उनको दोनों देश रिकॉग्नाइज करें, ताकि जो मूवमेंट है एजुकेशन के क्षेत्र में हो या एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, उसको एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्योंकि ज्यादातर समस्या रिकॉग्निशन के ऊपर आती है, कस्टम स्टैंडर्ड्स के ऊपर आती है, उसके बारे में हम बातचीत करें। तो जो अनाउंसमेंट होने वाले हैं, अब जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उसके बारे में बात होगी, ताकि जो इंटीग्रेशन है हमारी इकोनॉमी की, जिसके बारे में बार बार बात करी जा रही है, वो जो प्रैक्टिकल टर्म्स में हो सके। ठीक है संदीप जी, ये जो निवेश की बात अभी सिंघल साहब ने की, वो अभी तो निवेश का स्तर बहुत ही कम है अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें तो। न्यूजीलैंड चूँकि वहाँ पे जनसंख्या कम है, हालांकि एक विकसित राष्ट्र ज़रूर है और वहाँ से निवेश बढ़ सकता है, लेकिन अब जो ये कमिटमेंट किया गया है कि वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जाएगा एफटीए लागू होने के बाद में, उसकी वजह क्या है? भारत के प्रति इतना आकर्षण क्यों है न्यूजीलैंड को लेकर के, जो अभी तक नहीं था? अभी तक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया और इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ाना चाहता है? देखिए, दोनों तरफ से देखें यदि न्यूजीलैंड की तरफ से देखें तो न्यूजीलैंड ने एफटीए पे डिक्लेरेशन किया है कि हम 5 साल तक में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी। इसका मतलब कि देखिए, अब बहुत दिनों तक भारत की इकोनॉमी को, मार्केट को कोई भी रियलिस्टिक कंट्री इग्नोर नहीं कर सकता है। आपने पूछा वजह क्या है, तो मुझे लगता है कि कोई भी कंट्री जो प्रैग्मेटिक वे में चल रही है आगे, तो उभरती हुई ताकत हिंदुस्तान है। और दूसरा सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगता है, आप पोजिशनिंग देखिए भारत की और न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड क्या कहता है कि यूएन रिफॉर्म्स में भारत की जगह मिलनी चाहिए। न्यूजीलैंड इसको खुला सपोर्ट किया कि भारत की जगह होनी चाहिए। न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, अटमोस्ट रिस्पेक्ट देता है अपने कैलकुलेशन में। वो तो इस पर आप देखेंगे कि एक पॉलिटिकल कन्वर्जेंस है। इकोनॉमिक चीज़ें तो बाद में आती हैं, पहले पॉलिटिकल माइंडसेट मिलता है। तो न्यूजीलैंड भारत का पॉलिटिकल माइंडसेट यदि फॉरेन अफेयर्स को देखें तो यहाँ पर एक है
कि जब ग्लोबल गवर्नेंस की आती है, मल्टीलेटरिज्म की बात आती है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की आ जाती है, न्यूजीलैंड भारत के रुख को पसंद करता है। जिस प्रकार से भारत ने रशिया यूक्रेन पर एक अपना स्टैंड लिया, ईरान अमेरिका पर अपना स्टैंड लिया, वही रुख न्यूजीलैंड का रहता है। बहुत ही मॉडेस्ट कंट्री है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि न्यूजीलैंड की कोई भूमिका कोई राइवलरी में रहा, कोई अलाइन रहा हो, कोई कैंप की पॉलिटिक्स किया हो, और भारत ने ये कभी नहीं किया। तो एक ये जो वैल्यूज का जो सिमिलरिटी प्रॉक्सिमिटी है, ये आधार तय करती है इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म के लिए। अब आता हूं दूसरा फैक्टर, आपने कहा कि आखिर क्यों, अभी तक क्यों नहीं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, अभी तक क्यों नहीं, अब क्यों। आप देखिए कि भारत का जो डीपीआई मॉडल है, कहां पर हमारा यूपीआई कई कंट्री ने 10 कंट्रीज में हाँ, एक्सेप्ट किया। और बहुत कम टाइम में हिंदुस्तान ने इस टेक सेवी मॉडल को अपना रखा। ये नया मॉडल है ना सर। Exactly. हम अमेरिका की तरह वो कंपनी आधारित मॉडल, प्रॉफिट मेकिंग मॉडल करते नहीं है। हमने एक नया ओपन सोर्स बनाया और उसको सभी के लिए, उसको सरकार भी इस्तेमाल करती है, उपभोक्ता भी इस्तेमाल करते हैं, निजी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, और इसलिए हम कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो डीपीआई का ऐसा मॉडल तो पूरी दुनिया में कहीं था ही नहीं, और इसलिए सब लोग इसे शायद एक नए मॉडल के तौर पर, लोकतांत्रिक मॉडल के तौर पर स्वीकार कर रहा है। हमारे कई फ्रेंड्स जो मेरे रशिया में जो फ्रेंड हैं, वो दे आर वेरी फैसिनेटेड कि आप लोग, मतलब आपका यहाँ का जो डीपीआई मॉडल है, लोगों को जो पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का मॉडल दिया है। और ये दुनिया का जनरली जो इमेजिंग ये है कि जो यूरोपियन कंट्री बहुत ही वो है, हाई टेक है, या उनका मॉडल बहुत है, लेकिन हमने डीपीआई मॉडल में बार बार साबित किया है कि अपना जो डीपीआई मॉडल है, ये बहुत ही प्रो पीपल सेंट्रिक है। और गवर्नेंस को जितना ट्रांसपेरेंट किया इस मॉडल ने, मुझे लगता है कि यही जो आपने सवाल किया था कि क्या कारण है कि न्यूजीलैंड जैसी कंट्री भारत में निवेश के लिए आ रहे हैं, तो यही कोई सिस्टम है। और ये इकोसिस्टम जब आप देखिएगा, मुझे भरोसा, पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जब एड्रेस करेंगे तो ये जरूर बताएंगे कि हिंदुस्तान की जो तस्वीर जो बदली है, ये हमारा पॉलिसी जो एक चेंज है, जो पॉलिसी बैकअप है, वो अभी मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया पर जब एड्रेस कर रहे थे, यही बैठ कर हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस एड्रेस पे भारत की झांकी प्रस्तुत की। और जब झांकी सिर्फ एक देश नहीं देखता, न्यूजीलैंड सुन रहा होगा कि अब हमारे यहाँ आएंगे तो हम भारत से क्या ले सकते हैं। तो ये लेने देने का अप्रोच इसलिए भी बढ़ा है कि भारत ने वो आश्वासन और वो होप, वो एस्पिरेशन दिया है, क्योंकि चाइना का एस्पिरेशन दुनिया ने देख लिया है कि उसका एस्पिरेशन क्या है, डोमिनेंस है, एक्सपेंशनिज्म है, चोक करना है, राइवलरी करना है, स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट करना, ये चाइना का। भारत का भी कल ही की बात फिर से मैं कोट करना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम देश के पासपोर्ट को देख करके नहीं सहायता करते हैं। यदि वैक्सीन सप्लाई की गई है उस समय जब दुनिया के बड़े लिबरल राष्ट्र ने प्रोटेक्शनिज्म किया है, वैक्सीन प्रोटेक्शनिज्म किया है, वैक्सीन नेशनलिज्म दिखाया है, उस समय भारत ने 100 कंट्री से ज्यादा वैक्सीन सप्लाई किया है। तो ये ऐसा नहीं कि इसका कुछ भी रीजन नहीं था, वो रीजन यही था कि जब आप वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तो ये प्रीच नहीं है, वो प्रैक्टिस है। प्रीच और प्रैक्टिस में जो सिमिलरिटी है, ये भी कारण हो सकता है कि न्यूजीलैंड जैसे कंट्री जो है ये सहज हो गए हों कि हिंदुस्तान की जो इमेज है ये वही है जो बोला जाता है ग्लोबल मंच में। और मुझे लगता है न्यूजीलैंड तो ये भी देखा होगा, आदरणीय जयशंकर जी का स्टेटमेंट अभी यूरोप में जब गए थे, उन्होंने कहा कि यूरोप को ऐसा क्यों लगता है कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या, दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या। इतना मुखर होकर के कौन बोलेगा। उन्होंने कहा कि हम ऑयल कहां से लेंगे, हम तय करेंगे, ये हम तय करेंगे। न्यूजीलैंड की जनता, न्यूजीलैंड की लीडरशिप, मुझे नहीं लगता आज के इस परिवेश में जब हर कंट्री अलाइंड है, किसी का प्राइम मिनिस्टर रातों रात उठा लिया जाता है, कहीं रातों रात मार दिया जाता है, उस पर स्पाइन को लेकर के खड़े रहना, यही तो स्वतंत्र विदेशी नीति। चलिए, आप चूंकि आप एक एकेडमिशियन है, इसलिए मैं एक एकेडमिक सवाल करता हूँ। हम लोग भी आज से 20 वर्ष पहले अमेरिकन हेजेमनी के बारे में पढ़ा करते थे, जब बहुत लोग विरोध अमेरिका का इस बात कर लेकर करते थे कि वो ऑयल डिप्लोमेसी करता है, वो डॉलर, वो पेट्रो डॉलर की बात करता है और वो हेजेमनी करने की कोशिश करता है, बढ़िया अंग्रेजी लिख करके वो दुनिया पर अपना आधिपत्य जमाता है। उसके बाद ये चाइना का तो मॉडल ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ना उनकी लैंग्वेज समझ में आती है और ना तो वो इतना मुखर है लोकतांत्रिक तरीके से, उतनी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है ही नहीं जोशी जी कि हम चाइना को समझ भी पाएँ। एकेडमिक्स में भारत की ये जो नई पहचान है, ये जो नई परिभाषा है, जिसमें आप उसके लिए ट्रस्टेड पार्टनरशिप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने में लगता है। G7 में मैं था फ्रांस में, वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने ट्रस्टेड पार्टनर का इस्तेमाल किया क्रिटिकल मिनरल के संबंध में, क्योंकि फ्रांस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था।
क्रिटिकल मिनरल के ऊपर बात। चाइना को उन्होंने इनवाइट किया, चाइना ने आने से मना कर दिया G7 में, क्योंकि वो लोग क्रिटिकल मिनरल्स पे बात कर रहे थे। अभी ये भी जैसा कि अभी हमारे सिंघल साहब ने कहा कि प्रोसेसिंग होती है, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड से क्रिटिकल मिनरल जाते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग चाइना में होती है, और वो अपने एक तरह से दादागिरी दिखा रहा है, भाई हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहिए वरना अपना काम कीजिए, हम तो आपके साथ रहने वाले नहीं। भारत की इस नई परिभाषा को एकेडमिक्स में क्या वाकई रिकॉग्निशन मिल रही है, और क्या इस भारत की नई परिभाषा को दुनिया स्वीकार कर रही है? बहुत बड़ा आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सारगर्भित सवाल है, थोड़ा समय दीजिएगा। अब डिप्लोमेसी एकेडमिया का एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि एकेडमिया में जो दिख रहा है यदि वही होता है तो उसको ट्रस्टेड माना जाता है। डिप्लोमेसी में हम जनरली देखते हैं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी क्या हो रही है, लास्ट दम तक हम डायलॉग पर विश्वास करते हैं, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता जो होता नहीं, डिप्लोमेसी का चेहरा ये। लेकिन एकेडमिया में जब हिंदुस्तान ये कहता है 1 विलेज 1 फ्यूचर बात करता है ना, एक वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और फिर एक्शन करता है, और वो बहुत पुरानी बात नहीं, कहानियों में नहीं है, ये 2020 के मैं कहता हूं आप मत पीछे जाइए, आप सिर्फ 5 साल का हिस्ट्री देख लीजिए। हमने 5 साल में दुनिया ने 5 बड़े शॉक्स देखे। पहले तो पैंडेमिक देखे, फिर 2-3 वॉर देखे। इन 5 साल में जहां भी अर्थक्वेक आया, अभी आप देखिए अर्थक्वेक आया, सॉरी आप बताएंगे किस कंट्री में, अभी वेनेजुएला में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में हम लोग हैं। एग्जैक्टली, इंडिया इज द कंट्री टू रिस्पॉन्ड, द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो एकेडमिया में इसकी बड़ी इज्जत होती है कि जो आप बोलते हैं वो आप करते हैं, पहला। दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी भारत एक्शन में लाता है। भारत ने भारत यूरोप के प्रोग्राम में जाकर के आदरणीय प्रदेश मंत्री जी ने कहा, उन्हीं के मिनिस्टर से कहा, उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हिंदुस्तान तो तय करेगा कि हमें करना क्या है। अब दूसरी बात, और गैस तो आप ले रहे हैं और हमें तेल से मना कर रहे हैं, सीधे एग्जैक्टली। फिर दूसरी बात, एकेडमिया में जो सम्मान होता है हिपोक्रेसी, मतलब जो एक्सपोज होता है, जो हिपोक्रेसी, हमने बार बार अमेरिका की हिपोक्रेसी को दिखाया और भारत ने भी एक्सपोज किया, और दुनिया भी जानती है कि ये वन ऑफ द एंकर ऑफ द लिबरल ग्लोबल ऑर्डर इज इटसेल्फ इलिबरल। प्रधानमंत्री ने, एक मुझे याद आता है, सॉरी मैं टोक रहा आपको, प्रधानमंत्री ने कहा, अमेरिका के मंच पे जाके कहा कि भाई योग और हल्दी पे हमने पेटेंट दाखिल नहीं किया है, जबकि वो पूरी दुनिया में हम ही से गया है। तो बहुत ही मुखर तरीके से उन्होंने इस चीज को रखा, आप हर चीज को तो आप पेटेंट पे लेकर अपना अधिकार करते हैं। बेसिक ये था कि भारत की ओर क्यों, जो तमाम सारे देश हैं वो भारत की ओर क्यों मुखर हो रहे हैं, क्यों आ रहे हैं जी। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, जो स्थायित्व है भारत में। पिछले आप 10 साल से लगातार एक सरकार को भारत की जो जनता है वो चुन रही है, बहुमत दे रही है, ये स्थायित्व कितना बड़ा कारण है? पिछले 10 साल से 12 साल से हम एक सरकार देख रहे हैं, अगले आने वाले 3 साल के लिए भी दुनिया जानती है कि भारत में स्थायित्व है। आप दुनिया के अन्य देशों को देखिए, ब्रिटेन की हालत देखिए, आप दूसरे देशों की हालत देखिए, तमाम 5 साल में कहीं 6 प्रधानमंत्री, कहीं 7 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। तो ये स्थायित्व कितना बड़ा फैक्टर है? देखिए, एक व्यवहारिक जीवन में कहा जाता है कि जब अपने घर में स्थायित्व होता है, संपन्नता होती है, तो दूसरे लोग आपको हेल्प करते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया भी देख रही है कि भारत का जो एक रोबस्ट मॉडल है, जो हमारी वाइब्रेंसी है डेमोक्रेसी को लेकर के, जिस प्रकार से मैंडेट मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है ये आप देखिए, आप किसी भी लीडर को देखो, आप वो अटैच करते हैं पर्सनली। आप न्यूजीलैंड से इंडोनेशिया, किसी भी कंट्री में जाइए, वो सारे ग्लोबल लीडर पर्सनली अटैच क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अभी इनको रहना है, उनको मालूम है कि इंडिया में जो डेमोक्रेटिक जो वो है जर्नी है, बहुत ही पीसफुल है, फेयर है। तो मुझे लगता है कि इंडोर्समेंट है, कह सकते हैं कि ये कंट्री का भी सौभाग्य है। और कई बार बड़े बड़े राष्ट्र कह चुके हैं कि इंडिया इज ए काइंड ऑफ कंट्री दैट हैज ए काइंड ऑफ लीडरशिप, जो आज की लीडरशिप है। और आप इतने बड़े जो चेंज ला पा रहे हैं, वो इसलिए ला पा रहे हैं क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े वो है, ये काफ़ी बड़ा एक फैक्टर है। सिंघल साहब, अभी त्रिपाठी जी जो बात कर रहे थे उसमें उन्होंने एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की बात की, और ख़ासकर भारत और प्रधानमंत्री मोदी जिस भी वैश्विक मंच पर जाते हैं या जहां भी द्विपक्षीय मुलाकातें होती हैं, अधिकतर इस मुद्दे को उठाते हैं कि जो वैश्विक संस्थान हैं वहां पर रिफॉर्म होने चाहिए, चाहे हम UN की बात करें, IMF की बात करें या दूसरे संस्थानों की बात करें। और न्यूजीलैंड का जो रुख है वो
किस तरह का है सिंघल साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे। और आज जो मुलाकात होगी, क्या ये रिफॉर्म वाला फैक्टर भी वहाँ पे आ सकता है? चंद्रशेखर जी, बात आपने जो सवाल क्या किया है, ये इंटरनेशनल जो रिफॉर्म्स की बात की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि जो ये इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हम जब करते हैं तो यूएन का सबसे पहले नाम आता है, इसके साथ में ऑफकोर्स आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सबकी बात आती है। तो ये जब बने थे तो केवल 40 से 50 देश मेंबर, 51 देशों ने इसकी मेंबर और उसके हिसाब से वहां पर उन्होंने आपस में उन्होंने जो जिम्मेवारी थी, अधिकार थे, वो आपस में उन्होंने बांटे। अब जो है करीब 200 के करीब देश जो है यूएनओ के, जो संयुक्त राष्ट्र के मेंबर है, लेकिन जो वहां पर रिप्रेजेंटेशन है वो 51 देश के हिसाब से ही चल रहा है। तो भारत हमेशा से इस बात का हामी रहा है कि जिन लोगों के बारे में डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिनके भाग्य का निर्धारण हो रहा है, उनको भी वहां टेबल पे जगह मिलनी चाहिए डिसीजन मेकर के तौर पे। क्योंकि जो डिसीजन लिए जाए ताकि उनकी जो व्यूज हैं वो भी उसमें शामिल हो, ये उनके ऊपर कोई थोपा ना जाए। तो ये भारत की हमेशा से प्रिंसिपल रहा है और प्रधानमंत्री जी इसके बहुत बड़े हामी रहे हैं। तो इसलिए चाहे वो विश्व मंच हो या कहीं भी कोई मल्टीलैटरल मीटिंग्स हो या बायलैटरल मीटिंग हो, हमेशा इसके विषय में वो बात करते हैं। क्योंकि एक जो जनमत है उसको बनाया जा रहा है और ये सभी देश अपने अपने तरीके से इस बात को मानते भी लगे हैं कि इसमें रिफॉर्म, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हुआ आपकी भारत जो कहते हैं वो करते भी हैं कि जब G20 की मीटिंग हुई थी तो यूरोप अफ्रीका यूनियन को वहां मेंबरशिप दिलवाई गई, भारत के इनिशिएटिव को दिलवाई गई। सिमिलरली जब अभी फरवरी में जब हमने ये समिट की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, उसमें भारत की पहल पर विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको भी डिसीजन मेकर के रूप में उनको वहां पर लाया गया, देवर ऑन द टेबल, कि रूल्स जो इंटरनेशनल बनाए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उनका भी उसमें इनपुट होगा। और भारत हमेशा जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, तो जब भी कोई मेजर मीटिंग होती है, उससे पहले हम सबसे बात करते हैं ताकि भारत उनकी जो समस्याएं हैं, बात है, उनको वहां पर आगे लाए, उनको दिखाए दुनिया में कि भाई उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको क्या हल। तो इसका नतीजा ये हुआ है, अभी जब फ्रांस में जब G7 की मीटिंग हुई तो ग्लोबल साउथ के वहां पे एक मुद्दा था जिसके विषय में बात की गई। तो ये इनिशिएटिव जो है प्रधानमंत्री मोदी का लिया इनिशिएटिव है, जिसको अब जो डिसीजन सो कॉल्ड मेकर है वो उसका नोटिस ले रहे हैं और वो रियलाइज कर रहे हैं कि उन जो विकासशील देश हैं उनको भी आपको डिसीजन मेकर के रूप में लेना पड़ेगा अगर हम इनको रेलिवेंट रखना चाहते हैं। नहीं तो इसके ऑल्टरनेट बनने तैयार होने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और वो तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। तो ये रियलाइजेशन हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका इनिशिएटिव लिया है। और जहां तक न्यूजीलैंड का सवाल है, न्यूजीलैंड भी इस बात का हामी बनता है कि रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है ताकि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की जो हम हालत अब देख रहे हैं कि बिल्कुल इररेलेवेंट होते जा रहे हैं और जो उनका जो योगदान है बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि जो दुनिया के देश जो असली मेंबर हैं उनकी आवाज को वहां पे सुना नहीं जा रहा है। तो उनको ऑल्टरनेटिव मेथड वो जो पेन निकालने पड़ रहे, फोरम्स निकालने पड़ रहे हैं। तो उसके लिए जो आवाज हमने प्रधानमंत्री जी ने उठाई है उसको अब एक मेरे ख्याल से कहूं मैं जन आंदोलन के रूप में वो लेने लगा है कि सब दुनिया के देश उसकी नोट ले रहे हैं और अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं तो उसको करेक्ट किया जाए। तो उसके बारे आई थिंक उसके ये जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जिसके विषय में प्रधानमंत्री जी वहां के प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे कि हम दोनों जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उस पे इस मुद्दे को किस तरह से आगे बढ़ाए। त्रिपाठी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और प्रधानमंत्री इसको ज़ोर शोर से उठाते रहे हैं कई वैश्विक मंचों पे, और जहां भी द्विपक्षीय मुलाकातें उनकी दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ होती है। न्यूजीलैंड में जब अभी प्रधानमंत्री वहां पर हैं तो ये कितना बड़ा वहां पर एक बातचीत का मुद्दा हो सकता है?
देखिए, आपने सही कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस का जो मॉडल है इस समय, ये कंप्लीटली डाइफंक्शनल है। और उन्होंने इस बात को लेकर बार बार कहा कि ये किस ऑर्डर में हम जी रहे हैं, ये वक्त क्या है, ये वक्त 2026 का है, और जो फॉर्मेट है वो 1945 के बाद का है। तो अपने आप स्वाभाविक रूप से इनकॉन्सिस्टेंट है वो, कि आपका जो लिबरल ऑर्डर अमेरिका ने दिया था 1945 के बाद का, वो खुद इंडोर्स नहीं करता। ट्रंप ने कई बार कह चुके हैं कि सॉरी, वी डोंट बिलीव ऑन एनी काइंड ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। और उन्होंने तो ये भी कहा कि चलिए हम बोर्ड ऑफ पीसी ले आते हैं, मुझे भरोसा नहीं रह गया यूएनओ पर। तो यूएनओ जो काइंड ऑफ की जिसे सांत्वना देने वाला संस्था बन गया है, कि कंसोलेंस अवार्ड जिसे मिलता है ना, तो वो यूएनओ की पोजीशनिंग हो गई है। उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ग्लोबल गवर्नेंस के जब रिस्ट्रक्चर पर बात होती है, तो ये बार बार सवाल उठता है, या तो इसको रीडिफाइन किया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल इतिहास में कभी सिक्योरिटी नहीं दी है, कभी सिक्योरिटी नहीं दी है किसी को, और वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से हेजमोनाइज रही है, उस पर डिवीजन रहा है। तो ये वक्त की मांग है कि दुनिया बदल चुकी है, जो पावर सेंटर्स बदल चुके हैं, उनकी ग्रेविटी चेंज हो चुकी है, और उस कैलकुलेशन में हिंदुस्तान का जो अपनी तस्वीर है, मुझे लगता है कि सामने एक अलग तस्वीर के साथ आती है। और इसीलिए हमारी जो वॉइस है कई मंचों पर सुनी भी जाती है। वो इसलिए क्योंकि भारत का मानना ये है कि इस एनार्कियल फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर में एक संस्थाएं होनी चाहिए, और उन संस्थाओं में कोऑपरेशन होना चाहिए, और उन संस्थाओं पर विश्वास होना चाहिए। ट्रस्ट का अभाव है। कल ही अपने एड्रेस में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ये उस वक्त का दौर है जहां पर कनेक्टिविटी का ट्रस्ट है, जहां पर लैक ऑफ ट्रस्ट है, कनेक्टिविटी का ट्रस्ट। उन्होंने कहा था कि इंडोनेशिया पर वो बात कर रहे थे कि हमारा तो आपका विश्वास तब से चला रहा है जब से कनेक्टिविटी भी नहीं थी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भरोसे पर चलती है, ट्रस्ट पर चलती है। और इसलिए जब अभी अजय सर कह रहे थे, पूछ रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि सारे छोटे बड़े राष्ट्र, देखा जाए तो भारत की तरफ फ्रांस भी देख रहा है, यूरोपियन कंट्री भी देख रहे हैं, अफ्रीकन भी देख रहे हैं, कैरेबियन भी देख रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया भी देख रहा है, ये अचानक भारत तरफ क्यों देख रहे हैं? वो इसलिए है क्योंकि हमने वो भरोसा जो है, वो ट्रस्ट जो है, और कल भी उन्होंने इंडोर्स किया अपने कि हम सहयोग पासपोर्ट देखकर नहीं करते। ये एक पोस्चरिंग जो भारतीय विदेशी नीति की, कभी एक समय था कि कहा जाता था कि भारत की विदेशी नीति आदर्श पर चलती है, व्यवहार की समझ नहीं है। लेकिन यही आदर्श आज एक व्यवहार की आधारशिला बन चुकी है। आज आपका जो आइडियलिज्म था, जो पोस्चरिंग थी भारत, आप टर्की की बात कीजिए, टर्की हमारा दुश्मन, लेकिन अब 2 साल पहले हम उसको सहयोग किए थे। हमें क्या मालूम कि जाकर के पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन हमने सहयोग किया था। और भले ही टर्की ने हमारे साथ विश्वासघात किया, लेकिन दुनिया के अन्य राष्ट्र इस बात को समझते हैं कि भारत युद्ध पर भरोसा नहीं कर। जब भारत कहता है कि यह युग युद्ध का नहीं है, तो इसका मतलब है भारत उस पर विश्वास भी करता है। इसीलिए जब इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात होती है तो वहां भरोसा सामने आता है, और भरोसा पर जब कभी इंडेक्सिंग होगी दुनिया में तो हिंदुस्तान का पहला नंबर। बिल्कुल। सिंघल साहब, एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर जो विषय है जिसके बारे में हमको बातचीत करनी चाहिए, अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो वो जो क्लीन एनर्जी की हम बात करते हैं या रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं, तो न्यूजीलैंड 80 से 95% अपने यहाँ जो है वो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें हाइड्रो है, जियोथर्मल है, विंड रिसोर्सेज है, इस सब से वो अपनी बिजली वहाँ पर उत्पादित करता है। और जिस तरह का अभी माहौल है और जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम हॉर्मुज की बात करें या दूसरे संकटों की बात करें, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो ये जीवाश्म ईंधन है इससे दूसरे ईंधनों की ओर जाएं। तो ऐसे में न्यूजीलैंड कितना महत्वपूर्ण भारत के लिए साबित हो सकता है? चंद्रशेखर जी, सवाल आपने किया है ग्रीन एनर्जी के बारे में, क्लीन एनर्जी के बारे में, ये प्रधानमंत्री जी का, मोदी का एक तरीके से मैं कहूँगा पर्सनल एजेंडा एक गया है, क्योंकि वो उनको हमेशा इस बात के वो हामी रहे हैं कि हमें जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए इस क्लाइमेट जो चेंज हो रहे हैं उसको रोकना है, और उसमें जो एनर्जी का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्लीन एनर्जी का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि भारत एक अकेला ऐसा देश है जिन्होंने जो अपनी जिम्मेवारी ली थी कि हम कितनी क्लीन एनर्जी लेंगे,
उसके गोल हमने समय से पहले पूरे करके और एडिशनल हमने जिम्मेवारी ली, जी। जिसको अब भी हम टाइम से पूरा करने वाले हैं। तो मेरे कहने का उद्देश्य यह है इसका बताने का कि भारत में इसके क्षेत्र, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र बहुत तेजी से काम हो रहा है, और हम जो जिम्मेवारी ले रहे हैं उससे ज्यादा हम इसको कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो है पिछले हफ्ते भारत में 50%, जो 50% जो ऊर्जा का उत्पादन हुआ भारत में, वो क्लीन एनर्जी से हुआ। 50, तो हमने 50% का आंकड़ा ऑलरेडी पूरा कर लिया। और जहां तक नए सोर्सेज, नई टेक्नोलॉजी की क्षेत्र बात है, तो प्रधानमंत्री जी जहां भी यात्रा पे पीछे गए हैं, तो जो क्लीन एनर्जी का मुद्दा है वो हमेशा उसके एक बातचीत का बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है। और जहां भी हमें टेक्नोलॉजी उसके बारे में मिल रही है, जो हमसे आगे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उनके साथ में हमने एग्रीमेंट साइन किए। जैसा कि अभी आपने न्यूजीलैंड के बारे में कहा कि न्यूजीलैंड में बिल्कुल सही बात आप कही कि वहां करीब 80-90% जो है क्लीन एनर्जी वहां पे यूज करते हैं। वो काफी एडवांस है, तो छोटी इकोनॉमी है। तो उसके लिए भारत जो ठीक है, बातचीत। सिंघल साहब आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर, इसको हम जारी रखेंगे इस बातचीत को। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में पारंपरिक माओरी स्वागत समारोह के साथ अभिनंदन किया गया। न्यूजीलैंड की संस्कृति में माओरी परंपराओं का विशेष महत्व है और ये स्वागत दोनों देशों के बीच सम्मान, दोस्ती और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। ये दृश्य आप देख सकते हैं।
तो ये दृश्य देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का माओरी परंपरा के अनुसार वहां पर भव्य स्वागत किया गया है। माओरी ऑस्ट्रेलिया की मूल प्रजाति है, जो माफ़ कीजिएगा न्यूजीलैंड की मूल प्रजाति है, जहां पर 17 से 20% जो वहां की जनसंख्या है वो माओरी प्रजाति की है। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये हाका नृत्य इसको कहा जाता है। और माओरी परंपरा के अनुसार हाका नृत्य कर स्वागत किया जाता है मेहमान का, और वही भव्य स्वागत वहाँ पर पीएम मोदी का किया गया है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। माओरी परंपरा के अनुसार ये स्वागत किया गया है। न्यूजीलैंड की जो मूल प्रजाति माओरी है वो 17 से 20% के करीब वहाँ पर माओरी प्रजाति वहाँ पर रहती है, और इसको न्यूजीलैंड की मूल प्रजाति माना जाता है। और हाका नृत्य काफ़ी ये प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध है माओरी प्रजाति का हाका नृत्य। और इसी के ज़रिए यहाँ पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत, भारत और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक विरासत ही एक वो साझा कड़ी है जिसके जरिए दोनों देश और ज़्यादा करीब आते हैं। माओरी परंपरा जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं वो न्यूजीलैंड के मूल निवासियों की अपनी संस्कृति है, अपने रीति रिवाज। भले ही ये देश आज विकसित हो चुका हो, भले ही आज 54,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय हो चुकी हो, और 54 लाख लोग ही भले ही क्यों रहते हों वहाँ पर, लेकिन 700-800 वर्ष पहले जो पुरानी परंपरा है वो लोग छोड़ते नहीं। जड़ों से जुड़े रहना ही किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति की मूल पहचान होती है। और इस वक्त आप देखें तो जो माओरी संस्कृति है जिसके मुख्य विशेषता के तौर पर पोहरी पारंपरिक स्वागत समारोह किया जाता है। और माओरी समुदाय जब कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष न्यूजीलैंड पहुंचता है तो इसके आगमन पर इसका आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ हाका, जो इस वक्त आप दृश्य देख रहे हैं, हाका नृत्य जो कि पारंपरिक युद्ध नृत्य है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तेज़ आवाज़ और तालबद्ध कदम उनके थिरक रहे हैं, छाती पर प्रहार लगातार, और चेहरे को भावों के माध्यम से साहस और सम्मान और एकता का प्रदर्शन किया जाता है, युद्ध के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए। और आपको याद होगा कि 2001 में वहाँ पर एक युवा सांसद थी, उन्होंने भी अपने पहले भाषण में इसी माओरी संस्कृति को सम्मान देते हुए माओरी नृत्य
युद्ध कला का प्रदर्शन किया था वहाँ की संसद में। आज एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 वर्षों के बाद ऐसे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर न्यूजीलैंड की धरती पर पहुंचे हैं, तो उसी परंपरा, उसी सभ्यता के साथ, उसी संस्कृति के साथ आज उनका स्वागत किया गया। और आप ये पर्सनल केमिस्ट्री देख सकते हैं दोनों नेताओं के बीच में। भारत के प्रधानमंत्री को न्यूजीलैंड की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ जो हाका नृत्य है, माओरी संस्कृति है और क्यों ऐसा किया जाता है किसी भी विदेशी मेहमान के आने पर, उसके महत्व को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी समझते हुए, हृदय पर अपने हाथ रखते हुए, स्वीकार करते हुए उनका सम्मान, और उसके बाद सभी से एक बार जा करके मिलते हुए।
तो काफ़ी महत्वपूर्ण दृश्य अब हमारे पास आ चुके हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के बीच में वहाँ पर मुलाकात भी हो चुकी है। उससे पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उससे पहले हमने आपको दृश्य दिखाए कि माओरी परंपरा के साथ प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत किया गया। और अजय, मुझे अब लगता है कि जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत वहाँ पर शुरू हो चुकी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जिस तरह से शुरुआत हुई गार्ड ऑफ ऑनर में हमने देखा कि संस्कृति और जो वहाँ की जो सैन्य क्षमता है उसका एक मिला जुला प्रदर्शन विशेष अतिथि के तौर पर किया जाता है। और विशेष तौर पर इसी परंपरा और इसी संस्कृति का सम्मान एक तरह से एक बार देखने को मिला। और हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। संदीप जी, किस तरह से आप देखते हैं इस तरह से भारत की संस्कृति, न्यूजीलैंड की संस्कृति और जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ, 21 तोपों की सलामी दी गई और उसके बाद राष्ट्रगान बजाए गए दोनों देशों के, और एक औपचारिक भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जैसा कि बता रहे हैं चंद्रशेखर जी की अब शायद द्विपक्षीय वार्ता की तैयारी इस वक्त हो रही है। वैसे तो देखा जाए कि जहाँ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो इस तरीके को उस कंट्री का जो स्पेसिफिक कल्चर होता है वो प्रेजेंटेशन हमने देखा को मिला हमें किसी भी कंट्री में जाते हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि आप कितना भी क्यों आगे आज इस 21वीं सदी में पहुंच जाएं, लेकिन जब आपका कल्चर कनेक्ट करता है, कल्चर का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, तो इससे पता चलता है कि वो कंट्री के स्पेसिफिक कोड क्या है। तो आज भी बड़ा यूनिक था वो जिस प्रकार से वो आप दिखा रहे थे आप कि जो वहाँ का जो लोकल कल्चर है और वहाँ की जो आर्मी के साथ साथ जो इस प्रकार से वो हो रहा था, वो मुझे लगता है एक यूनिक था। और यही एक खूबसूरत होता है किसी कंट्री का, एक अपना अलग पहचान, क्योंकि पहचान की ही अंत में एक लड़ाई है दुनिया में। तो मुझे लगता है कि कल्चरली जो डिस्टिंक्ट नेचर है न्यूजीलैंड का वो देखने को मिला, और बहुत ही वो मनमोहक भी था और अपने आप में अद्भुत भी था। और मुझे लगता है इसके बाद इस सेरेमनी के बाद आगे बायलैटरल टॉक्स होगी दोनों देशों के बीच में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वहाँ के प्रधानमंत्री के बीच में। तो ये कह सकते हैं कि एक वार्म अप है और एक सेरेमोनियल भी है और एक समझने का भी तरीका भी है कि हम यहाँ से बैठ कर देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड यूँ तो ह्यूमन इंडेक्स में कई मामलों में दुनिया में टॉप स्थान में रखता है, लेकिन जब आप इंडिजिनस लोकल कल्चर पर आएंगे तो वो भी एक बहुत बड़ी पहचान होती है। तो मुझे लगता है वो पहचान बनाए रखना और इस तरीके से बायलैटरल विजिट में जब सामने आती है तो हमें भी पता चलता है कि न्यूजीलैंड की क्या कल्चर है, वहाँ का क्या पहचान है, और यही मुझे लगता है कि यूनिक बनाता है, किसी एक कंट्री को दूसरी कंट्री से अलग करता है। और विश्व राजनीति में कई बार कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्ष्मण साहब जब पहली बार यहाँ पर मिले पिछले वर्ष 2025 में जब बातचीत हुई, तो नेतृत्व ऐसा न्यूजीलैंड का कि निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि कॉर्पोरेट उनका बैकग्राउंड रहा है। 2023 में वहाँ के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि भारत के साथ हमें अपने संबंधों को मजबूत बनाना है और सबसे पहली बात कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव FTA करना ही है। और भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव FTA रिकॉर्ड समय में हुआ। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 9 महीने से भी कम वक्त लगा। महिला डेलीगेशन ने भारत की तरफ से इस पूरे डेलीगेशन को लीड किया, पूरे वार्ता को लीड किया और भारत को एक बहुत ही ज़बरदस्त डील मिली है। FTA जल्दी से जल्दी शुरू हो इसकी कोशिश की जाएगी इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर। और सबसे बड़ी बात ये कि इस कॉम्प्रिहेंसिव FTA में न केवल ट्रेड पर फोकस है बल्कि सर्विसेज को एक्सेस देना, यहाँ के जो छात्र हैं उनको वहाँ पर वर्क की परमिट देना, यहाँ के जो पेशेवर हैं 5000 पेशेवर हर वर्ष न्यूजीलैंड में भेजने की वो व्यवस्था करना, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है $20 बिलियन का अगले कुछ वर्षों में न्यूजीलैंड की तरफ से। तो एक समग्र आर्थिक समझौता लक्ष्मण साहब ने यहाँ पर 2025 में अपने रायसीना डायलॉग में जब वो मुख्य अतिथि थे उस दौरान उन्होंने की। और आज आप देखिए कि एक बार फिर से जब उस वक्त उन्होंने न्योता दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने का, और आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो एक ज़बरदस्त स्वागत के साथ में जो औपचारिक बातचीत हो रही है उसको मुझे लगता है कि उसकी जो ज़मीन है वो तैयार हो चुकी है।